हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी विषय के PT1 एग्जाम के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है, जिसकी टाइमिंग होने वाली है 1.5 आवर और मैक्सिमम मार्क्स है 40। ठीक है, तो बच्चों सैम्पल पेपर को डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये सैम्पल पेपर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है खंड 1 पठन कौशल। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, ये 5 अंक के हैं। गद्यांश है, दूरदर्शी व्यक्ति हमेशा सब में कुछ न कुछ विशेष करने की क्षमता रखता है। वह कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करता। वह उत्साह भरकर दूसरे में भी क्षमता पैदा कर देता है, शरीर में प्राण और नई ऊर्जा का संचार कर देता है, क्योंकि वह यह महसूस करता है कि इनमें से कौन राष्ट्र व बृहद समाज के लिए कुछ बेहतर कर जाए, कौन जानता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की भावनाएं भी इन तथ्यों से ओतप्रोत थी। उन्होंने कहा, मैं एक मामूली अध्यापक हूं और इस बात का मुझे फक्र है। आप सबसे निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और देश में खुशहाली आए तो सबसे पहले बच्चों की तालीम पर ध्यान देना चाहिए। हम बच्चों को इज्जत दें, उनका सम्मान करें और सही तालीम दें। कौन जानता है इन्हीं बच्चों में से महात्मा गांधी, जवाहरलाल और रविंद्रनाथ निकल जाए। ठीक है, तो ये थे आपके गद्यांश। अब नीचे प्रश्न है, वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दूरदर्शी व्यक्ति किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, जो संभावनाओं को देख सके। ख है, जो दूर से देख सके, जो पहले से सचेत हो, दूरदर्शन का समीक्षक। तो दूरदर्शी व्यक्ति का मतलब होता है जो संभावनाओं को देख सके। तो का उत्तर इसका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस बात पर फक्र है? तो आपने पद्यांश में पढ़ा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को अपने अध्यापक होने पे फक्र था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ग, अध्यापक होने का। अगला प्रश्न है, देश के विकास का आधार किसे माना गया है? तो देश के विकास का आधार बच्चों की शिक्षा को माना गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ख। चौथा प्रश्न है, हतोत्साहित शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय है। तो उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग हो गया ये हतो और प्रत्यय हो गया इत। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ग, हतो इत। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक चुने। तो इसमें से उचित शीर्षक हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार। ठीक है, ग ऑप्शन इसका भी सही है। चलिए आगे है पठित गद्यांश। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया गया है, वो देख लेते हैं। गद्यांश है, संजोग की बात है, यहाँ झूरी हो जाएगा। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम बे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकना तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झूरी से पूछते हम, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो ये थे आपके पाठ्य पुस्तक से गद्यांश। अब नीचे प्रश्न है, वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, झूरी ने गोई को किसके हाथ भेजा? तो झूरी ने गोई को अपने साले के हाथ भेजा था। सही उत्तर है अपने साले गया के साथ, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जालिम शब्द का विलोम लिखिए। तो जालिम का विलोम शब्द होता है दयालु या फिर कृपालु। आप लिखेंगे दयालु या कृपालु। ठीक है, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, बैलों को क्यों लगा कि उन्हें बेच दिया गया है? तो झूरी ने जब बैलों को अपने साले के साथ भेज दिया था तो बैलों को लग रहा था कि उसे बेच दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गया को बैलों को ले जाने में कठिनाई क्यों हुई? क्योंकि बैल आगे बढ़ नहीं रहे थे और वो दाएं बाएं भागते और उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश से आपको पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करने की सीख मिलती है? तो हमें पशुओं के साथ प्रेम, दया और संवेदनशीलता का व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, हीरा और मोती को लगा कि झूरी ने उन्हें अपने साले गया के साथ भेजकर बेच दिया है। फिर अगला प्रश्न है, क्योंकि बैल आगे नहीं बढ़ रहे थे, दाएं बाएं भागते थे और विरोध कर रहे थे। पांचवा प्रश्न का उत्तर है, हमें पशुओं के साथ प्रेम, दया और संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर सही उत्तर लिखिए। पद्यांश है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रश्न है, कविता में प्रभु की तुलना किससे की गई है? तो कविता में प्रभु की तुलना दीपक से की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी तुलना किससे की है? तो कवि ने अपनी तुलना बाती से की है। ऑप्शन बी इसका भी सही है। दिन शब्द का विलोम लिखिए। तो दिन का विलोम होता है रात, रात लिखेंगे। अगला है, ज्योति का शुद्ध रूप लिखिए। तो ज्योति हम शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आप शीर्षक लिख सकते हैं भक्ति या फिर भक्ति के रस, कुछ भी लिख सकते हैं। भक्ति के रस। ठीक है। अगला प्रश्न है, खंड ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध था? ख प्रश्न है, छोटी लड़की ने बैलों के प्रति क्या सहानुभूति दिखाई? ग प्रश्न है, रैदास ने भक्ति का सबसे बड़ा आधार किसे माना है? अगला प्रश्न है, दोनों पदों में भक्त और भगवान के संबंध को किन किन उपमाओं के माध्यम से बताया गया है? लिखिए। पांचवा प्रश्न है, कांजी हाउस में बैलों की स्थिति का वर्णन कीजिए। चलिए इन सबके पहले उत्तर लिख लेते हैं। क प्रश्न है, हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध था? उत्तर लिखेंगे, हीरा और मोती के बीच गहरी मित्रता, प्रेम और विश्वास का संबंध था। वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, साथ मिलकर काम करते, एक दूसरे की सहायता करते और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। उनकी मित्रता सच्ची निष्ठा और सहयोग का उदाहरण है। ठीक है। ख प्रश्न है, छोटी लड़की ने बैलों के प्रति क्या सहानुभूति दिखाई? उत्तर लिखेंगे, गया के घर की छोटी लड़की बैलों की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुखी होती थी। वह प्रतिदिन रात को चुपके से उन्हें 2 रोटियां खिलाती थी। बाद में उसने उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें भाग जाने का भी अवसर दिया। उसका व्यवहार दया, प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। ग प्रश्न है, रैदास की भक्ति का सबसे बड़ा आधार किसे माना गया है? उत्तर लिखेंगे, संत रैदास ने भक्ति का सबसे बड़ा आधार ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास को माना है। उनके अनुसार सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ता और पूरे मन से उनकी भक्ति करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दोनों पदों में भक्त और भगवान के संबंध को किन किन उपमाओं के माध्यम से बताया गया है? उत्तर लिखेंगे, संत रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध को अनेक सुंदर उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने भगवान और भक्त की तुलना चंदन पानी, घन मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा सोना सुहागा से की है। इन उपमाओं से उनके गहरे प्रेम और समर्पण का भाव प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, कांजी हाउस में बैलों की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, कांजी हाउस में हीरा और मोती की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था और कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। वहाँ अन्य जानवर भी कमजोर और बीमार अवस्था में पड़े थे। बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था और वे अत्यंत कष्ट झेल रहे थे। इस अमानवीय व्यवहार से उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे इनके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, खंड ग से व्याकरण निर्देशानुसार उत्तर दें। ग है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का विलोम शब्द हो जाएगा परतंत्रता। दिन, दिन का विलोम शब्द रात। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है प्रभु। प्रभु का हो जाएगा ईश्वर या भगवान, कोई भी आप लिख सकते हैं, ईश्वर। कथा, कथा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न है बचपन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो बचपन में प्रत्यय हो जाएगा पन। ठीक है, अगला है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। दांतों पसीना आना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिनाई होना। ठीक है, बहुत कठिनाई होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। तो ये एक वचन में दिया हुआ है, आपने बहुवचन करना है। कथा का हो जाएगा कथाएं। बैल, बैल का बहुवचन बैल ही रह जाएगा। ठीक है, जब शब्द के साथ कारक चिन्ह लगा होता है तब हम वहाँ पे बैलों लिखेंगे, जैसे बैलों को चारा दें। ठीक है, अगर कोई भी कारक नहीं लगा हो तो बैल का बैल ही हम लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है रचनात्मक लेखन। मान लीजिए कि आप एक स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाता हैं। दो बैलों की कथा के आधार पर बैलों के काजी हाउस से भागने की घटना पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक समाचार लिखिए, या फिर आप हीरा और मोती के लिए अभिनंदन पत्र लिखिए। तो दोनों में से कोई एक आपने करना है। इस तरह से आप लिखेंगे, समाचार लेखन करेंगे। काजी हाउस से दो बैलों का साहसिक पलायन गांव में बनी चर्चा का विषय, ये आप हेडलाइन लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे गांव संवाददाता, कल देर रात गांव के काजी हाउस से हीरा और मोती नामक दो बैलों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दीवार तोड़कर बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की। जानकारी के अनुसार दोनों बैलों को कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा था, जिससे उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। दीवार टूटने पर कई अन्य पशु भी मुक्त हो गए। अंततः दोनों बैल अपने पुराने मालिक झूरी के घर पहुंच गए। गांव वासियों ने उनकी वफादारी, मित्रता और अपने मालिक के प्रति अटूट प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप समाचार पत्र में लिखेंगे, या फिर आप अभिनंदन पत्र लिखेंगे। प्रिय हीरा और मोती, आप दोनों को साहस, सच्ची मित्रता, वफादारी और स्वाभिमान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई। आपने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया, अन्याय का डटकर सामना किया और अपने मालिक के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा का परिचय दिया। आपकी मित्रता, सहयोग और संघर्ष की भावना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आपके उज्जवल भविष्य तथा सुखद जीवन की मंगल कामना करते हैं। शुभकामनाओं सहित आपका शुभ चिंतक। ठीक है, इस तरह से आप अभिनंदन पत्र लिखेंगे। चलिए, 7वां प्रश्न है नीचे दिए गए बिंदुओं में से किसी एक पर निबंध लिखें। पहला बिंदु है विज्ञान वरदान या अभिशाप अथवा मोबाइल फोन आज की जरूरत। इन दोनों में से किसी एक पर आपने निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से निबंध लिखेंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज चिकित्सा, शिक्षा, संचार, कृषि और परिवहन जैसे प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक मशीनों ने जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। गंभीर बीमारियों का उपचार भी विज्ञान की देन है। यद्यपि विज्ञान का दुरुपयोग परमाणु हथियार, प्रदूषण और साइबर अपराध जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है, परंतु दोष विज्ञान का नहीं बल्कि उसके गलत उपयोग का है। यदि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो निस्संदेह मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगला है, या फिर आप लिखेंगे मोबाइल फोन आज की आवश्यकता। मोबाइल फोन आज के युग में केवल संचार का साधन नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके माध्यम से हम शिक्षा, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं, समाचार, मनोरंजन और आपातकालीन सहायता जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह ज्ञान प्राप्त करने का उपयोगी माध्यम है। हालांकि इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग आवश्यकता के अनुसार संतुलित और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। सही उपयोग से मोबाइल फ़ोन वास्तव में आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके लिए एक सैम्पल पेपर। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।